अरे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को कल्टीवेशन वीडियो पसंद आया होगा पीएलएस मार्शल आर्ट की। और साथ ही साथ वर्ल्ड डिफाइंग डॉन गॉड के दोनों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है कल्टीवेशन करके। ठीक है, तो आप लोग जाकर मज़े लीजिए कल्टीवेशन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड को स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है व्यू कंट्री के अंदर बहुत सारे सेक्ट और क्लैंस थे जो पावर और सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पावर पाना आसान नहीं था क्योंकि कंपटीशन बहुत ही इंटेंस था। सबसे पावरफुल था इंपीरियल क्लैन। क्लैन पूरे व्यू कंट्री में उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। उनका शासन शासन बहुत ही ताकतवर था। इंपीरियल सिटी के अंदर कुछ भी और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैंस थे, कुछ और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन थे, जैसे कि यू क्लैन, यूए क्लैन, अरे मतलब एक ही नाम था, अलग अलग है, ठीक है। वन फ्यू मैन क्लैन, बहुत सारे मतलब दो चार नाम हैं। इंपीरियल सिटी के बाहर भी पावरफुल सेक्ट थे। यून हाई सेक्ट और हाउ यूएस सेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। साथ ही लुओजिया सेक्ट और आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज भी अपनी जगह पावरफुल थे। व्यू यूए कंट्री में 8th हाई ऑफिशियल्स थे। बताया जाता है ये वो 8 सबसे टैलेंटेड और पावरफुल यंग कल्टिवेटर्स थे जो देश का फ्यूचर प्रेजेंट करते थे। इनमें से हर एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग था और हाई कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन एक बात चुभने वाली थी, यून हाई सेक्ट जैसे पावरफुल सेक्ट में भी इन 8 में अपना एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं ला पाया था। मतलब यही कि यार यून हाई सेक्ट नल्ला हो चुका है, ठीक है, सीधी बात। होता ही है भाई, जब तक मेन कैरेक्टर नहीं आता तब तक सेक्ट नल्ला ही रहता है। आज के टाइम में शायद एक हाई ऑफिशियल होना सेक्ट के फाउंडेशन को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता, लेकिन 10 या 20 साल बाद कुछ नहीं कर सकता। तब सिचुएशन बदल सकती थी। फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकती है लेकिन वक्त के साथ हिल सकती है। नॉन गोंगलिन पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक्स को क्लियरली समझता था। चाहे कोई सेक्ट अभी डिक्लाइन में ना हो, लेकिन अगर फ्यूचर सिक्योर वीक हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। अगर नए जनरेशन में टैलेंटेड कम हो जाए तो, अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिरती रहे, शॉर्ट टर्म में शायद इफेक्ट ना दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद सेक्ट का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता था। और यही हाल अभी यून हाई सेक्ट का था। यंग डिसाइपल की एवरेज स्ट्रेंथ क्लियरली डिक्लाइन हो रही थी। हर साल कम टैलेंटेड लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। नान गोंगलिन हर दिन इसी टेंशन में रहता था, लेकिन आज लिन फेंग और हान मैंग को देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जगी थी। उसे महसूस हुआ कि यून हाई सेक्ट की किस्मत बदल सकती है। लिन फेंग की फाइटिंग पावर अनबिलीवेबल लेवल की थी। उसका टैलेंट अनफॉरगेवेबल था। अगर उसे वक्त और सही गाइडेंस मिले तो वो फ्यूचर में 8 हाई ऑफिशियल्स में से एक बन सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो यून हाई सेक्ट फिर से पावर में राइज करेगा। अभी के पीसफुल टाइम में यून हाई सेक्ट स्टेबल लग रहा था, लेकिन अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तब उनकी करंट डिक्लेरेशन स्ट्रेंथ उन्हें डेंजरस पोजीशन में डाल देगी। नान गोंगलिन ने हान मैन को लाइफ एंड डेथ अरीना में देखा और सोचा, काश ये दोनों यून हाई सेक्ट के टॉप रैंक तक पहुंच सके। इंपीरियल सिटी में होली कोर्टयार्ड ऑफ यू का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और अब उसके पास नर्चर करने के लिए ऐसे टैलेंट्स थे। क्या ये एक गुड ओमेन नहीं था, मतलब गुड साइन नहीं था ऐसा था, ठीक है। बूम होता है, हान मैन ने एक और कदम बढ़ाया। लाइफ एंड डेथ अरीना में पीली रेत की लहरें उठी और वांग हान को घेर लिया। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वांग हान को लगा जैसे जिंदा ही दफना दिया गया हो। की का प्रेशर उसे सांस लेने भी नहीं दे रहा था। आखिरकार वांग वैन ने बोल दिया, तुम जीत गए, तुम इलाइट डिसाइपल बन गए। अचानक प्रेशर गायब हो गया। वांग हान ने बंद आंखों और निराश आवाज़ में अपनी हार एक्सेप्ट की। ये हार उसके लिए ह्यूमिलिएशन थे, लेकिन साथ ही उसने हानमैन के वैल्यूबल इंसाइट भी सीखा। हानमैन ने ईमानदारी से कहा, भाई इतना डिसअपॉइंटेड मत हो, मैंने बस अपने पावरफुल स्पिरिट का एडवांटेज लिया। उसकी सिंप्लिसिटी ऐसी थी कि उसे कोई नफरत नहीं कर सकता था। वांग हान ने सर हिलाया, थैंक्स, और स्टेज छोड़कर चला गया। हानमैन खुशी खुशी लिन फैंग के पास आया। कहा था ना, सबसे रिस्पेक्ट जीत लिया ना मैंने। लिन फैंग मुस्कुराकर बोलता है, बुरा नहीं था। हानमैन अपने स्पिरिट के थ्रू फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता था। सेम लेवल के कल्टिवेटर के अगेंस्ट उसका क्लियर एडवांटेज रहता था। सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट वाले ही उसे टक्कर दे सकते थे, जैसे लिन फैंग। वो सब स्टॉमी जॉर्ज में रुक कर बाकी
बैटल्स देखते रहें। बैटल देखकर भी इंसाइट मिल सकता है और ऐसे मौके रोज नहीं मिलते थे। हान में एक्साइटेड था। वो कहता है, मैं तूफू को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर उसे हरा दिया तो कोर डिसाइपल बन जाऊंगा। तूफू का बैटल सबने देखा था, सिर्फ एक पंच और फाइट खत्म। इतना पावरफुल था वो। हान मैन ने पूछा, लिन फैंग तुम कोर डिसाइपल में से किसे हराना चाहते हो? लिन फैंग हैरान हुआ। उसने कहा, मैं इतना आगे का नहीं सोचता। और सच में उसने नहीं सोचा था। ऑर्डिनरी डिसाइपल ज़्यादातर की लेयर में थे। इलाइट डिसाइपल बनने के लिए मिनिमम फर्स्ट लेयर की रिक्वायरमेंट थी। लिंक की थर्ड लेयर इलाइट डिसाइपल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग माने जाते थे और फोर्थ लेयर कोर डिसाइपल के लिए क्वालिफाई करते थे। लेकिन कोर डिसाइपल में भी कंपटीशन इंटेंस था। उन्हें भी किसी एग्जिस्ट कोर डिसाइपल को हराकर ही पोजीशन मिलती थी और कोर डिसाइपल सेक्ट के फाउंडेशन थे। उन्हें हराना आसान नहीं था। हर साल सिर्फ एक चांस मिलता था प्रमोशन का। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड वाले ही कोर डिसाइपल बन पाते थे। लिन फैंग के पास 3 स्पिरिट्स थे। उसकी सफरिंग का रिजल्ट था। वो सोच रहा था, चाहे मैं कोर डिसाइपल बन भी जाऊं तो क्या? मोजी अभी भी एल्डर था। पावर गैप अभी भी बहुत बदला नहीं जा सकता था, बहुत बड़ा था। इलाइट डिसाइपल एग्जाम का पहला राउंड खत्म हुआ। 3 दिन बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा बताया गया। उसमें रैंकिंग डिसाइड होनी थी। हाईएस्ट रैंक होना भी डिसाइपल के लिए हॉनर की बात थी। लिन फैंग इलाइट डिसाइपल बन चुका था। वो प्रैक्टिस एरिया की तरफ गया ताकि नई रोप्स और सर्टिफिकेट ले सके। तभी पीछे से आवाज़ आई, लिन फैंग। वो मुड़ कर देखता है, लियू फी दौड़ती हुई आ रही थी। उसने कहा, प्राइवेट में बात कर सकते हैं? उसने शर्माते हुए पूछा। हान मैन तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें इम्पोर्टेंट काम है, बात कर लो तुम दोनों, हम बाद में मिलते हैं। और पोजुन और विंग यून को खींच कर ले गया। लिन फेंग स्पीचलेस रह गया। उसने कहा, इम्पोर्टेंट काम? रोप्स लेने जाना है? कम कब से? हारमैन इतना चालाक हो गया था पता नहीं। लियू फी एम्बेरेस्ड थी। उसने कहा, चलो प्राइवेट में चलते हैं। लिन फेंग क्यूरियस था, क्या बात हो सकती है? लियू फी ने पूछा, याद है जब हम पहली बार मिले थे? लिन फेंग बोला, हाँ, तुमने बिना रीज़न मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। लियू फी गुस्से में बोली, अगर तुम मुझे पीप ना करते तो क्या मैं तुम्हें मारती? लिन फेंग भी गुस्सा हो गया और कहा, मैंने तुम्हें कभी पीप नहीं किया, मतलब भैया नहाते वहाते नहीं देखा। वो माउंटेन में कॉन्फिडेंस था। लियू फी बहुत खूबसूरत थी, सेक्ट की सबसे सुंदर लड़की में से एक थी, इसीलिए लोग देखते थे। लेकिन लिन फेंग ने सच में नहीं देखा था। आखिर लियू फी ने दांतों तले होड़ दबाकर कहा, ठीक है, गलती मेरी थी, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। लिन फेंग स्टंट रह गया। वो उसे ब्लैंक स्टेयर से देखने लगा। घूर क्या रहे हो? लियू फेई ने पूछा। वो शर्मा भी रही थी। लिन फेंग के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। क्या वो हल्का सा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, तुम मेरे लिए क्या फील करती हो क्या? लियू फी एक सेकंड के लिए शॉक में रह गई। फिर उसका टेम्पर फट गया। तुम बदतमीज हो। और वो चीख उठी। लिन फेंग ने बस कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया। उसे गलत नहीं माना जा सकता था क्योंकि लियू फी खुद ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। लियू फी लिन फेंग को देख रही थी और उसके दिल तेज धड़क रहा था। वो गुस्से से अपना दांत भींच रही थी। वो कभी इतनी फ्यूरियस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल कर रही थी। आखिरकार उसने कहा कि उसे लिन फेंग से कुछ बात करनी है, लेकिन इतना कहने के बाद वो चुप हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बोलना चाहती थी लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। लिन फेंग हैरान था। उसने पूछा कि क्या बात है? लियू फेई ने सीधे सवाल किया, क्या तुम जानते हो वू यू कंट्री में सबसे पावरफुल लोग कौन हैं? लिन फेंग ने बिना सोचे जवाब दिया, इंपीरियल क्लैन। उसके लिए ये बेसिक नॉलेज था। इंपीरियल क्लैन सबसे पावरफुल था, इसलिए वो देश पर रूल करते थे। एम्परर वही बन सकता था जो सबसे स्ट्रांग हो। लियू फी थोड़ी सरप्राइज हुई कि लिन फेंग को ये सब पता था। फिर उसने समझाया कि हाँ, इंपीरियल क्लैन ही सबसे स्ट्रांग है। यून है सेक्ट जैसे पावरफुल सेक्ट होने के बाद भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। जब एम्परर ने डिसाइड किया है कि देश के टैलेंटेड डिसाइपल को होली कंट्री ऑफ जीयू में बुलाया जाए, वहाँ उन्हें बेस्ट कल्टीवेशन रिसोर्सेज, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। फ्यूचर में वही देश के लीडर्स बनेंगे।
इतना कहकर लियू फेई ने लिन फेंग का रिएक्शन देखा। लिन फेंग मुस्कुराकर बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना। लियू फेई अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि लिन फेंग समझ रहा है, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रहा था। उसने उसे टेम्प्ट करने की कोशिश की। क्या तुम बेस्ट पिल्स, बेस्ट वेपन्स, बेस्ट मार्शल स्किल्स नहीं चाहते? लिन फेंग सब समझ गया था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि लियू फेई का इंपीरियल क्लैन से क्या रिलेशन है, क्या वो रिक्रूट कर रही है। उससे याद आया, जब उसने लियू फेई को चीफ यू आर्म्ड हॉर्सेस के साथ देखा था, तभी उसे लगा था कि उसका स्टेटस इंपीरियल सिटी में स्पेशल है। लियू फेई ने उसकी आंखों में इंटरेस्ट देखा और पूछा, तो तुम एक्साइटेड हो? लिन फेंग हंसकर बोला, वहाँ तुम जैसे खूबसूरत लड़कियां होंगी। लियू फेई शर्मा गई और बोली। लिन फेंग हंसकर चल दिया वहाँ से। जाते जाते उसने एक इम्पोर्टेंट बात कही, इंपीरियल क्लैन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरे क्लैंस एम्बिशंस हैं। अगर उनसे उनके बेस्ट डिसाइपल्स मांगे जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है सब कुछ इतना सिंपल होगा? ये सुनकर लियू फेई शॉक हो गई। उसने रियलाइज किया कि लिन फेंग सच में इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उसे बार बार एम्बेरस्ड कर देता है। वो उसके पीछे चल पड़ी। सीन शिफ्ट होता है नाइन फॉस्ट माउंटेन पर, जहाँ इलाइट डिसाइपल रहते थे। वहाँ एक ह्यूज केव थी जिसमें एक स्पेशल क्लिफ थी। क्लिफ पर 18 नाम स्टोन्स में इनग्रेव्ड थे। ये सबसे पावरफुल डिसाइपल के नाम थे। ये बोर्ड चेस बोर्ड जैसा लगता था, जैसे चेस पीसेस मूव होते हैं वैसे ही यहाँ रैंकिंग चेंज होती रहती थी। कुछ नाम हटा दिए जाते हैं, कुछ नए नाम अपीयर होते हैं। हर इलाइट डिसाइपल का सपना होता है उसका नाम भी यहीं लिया जाए। उस वक्त सबने देखा कि तूफू का नाम टॉप से हटा दिया गया है। वो पहले ही कोर डिसाइपल बन चुका था। उसकी जगह एक नया नाम टॉप पर अपीयर हुआ, वेन रेन यान। सिर्फ एक साल में वो इलाइट रैंकिंग के टॉप पर पहुंच गया था। उसने इतनी पावर थी कि वो कोर डिसाइपल बन सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्योंकि वो एरोगेंट था। वो इलाइट डिसाइपल पर रूल करना पसंद करता था, इंस्टेंट ऑफ कोर डिसाइपल के बीच लोअर रैंक पर रहना। मतलब बेवकूफ़ी थी यार, ऐसा था। वो रेन यान सिर्फ 16 साल का था। वो डायरेक्टली इलाइट डिसाइपल बना था। एक साल में उसने लगातार फाइट्स जीती और रैंकिंग में ऊपर चढ़ते चढ़ते टॉप पर पहुंच गया। लोग उसकी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करते थे। उसका कंपैरिजन लिन हुए शान और फूतू जैसे लोगों से किया जा रहा था। अभी एक और ग्रुप केव के अंदर आया। सब रिस्पेक्ट से देख रहे थे। वेन रेन यान वाइट चेंग पाव पहने हुए था। उसका चेहरा ठंडा और एरोगेंट था। आइस ब्लू डेंजरस लग रहे थे। एक डिसाइपल ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। वेन रेन रान ने एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, टॉप इलाइट बनना ही तो अचीव किया है। फिर उसने चेन विंग को देखा और कहा कि तुम भी जल्दी रैंकिंग में आ सकते हो। चेन विंग वही डिसाइपल था जो पहले लिन की आन से हार गया था। तब से वो और मेहनत कर रहा था। अचानक वेन रेन यान ने क्राउड की तरफ देखकर अनाउंस किया, आज से लियू फेई ऑफिशियली मेरी है। जो भी उससे फ्लर्ट करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सब ने सिर्फ किया। वो काफ़ी टाइम से लियू फेई में इंटरेस्टेड था। अब जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट बन गया था तो क्लेम कर रहा था, लेकिन सब जानते थे कि कई पावरफुल को डिसाइपल्स भी लियू फेई में इंटरेस्टेड हैं। और सच में ये था कि लियू फेई की नज़र में वेन यान को कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। तभी क्राउड से एक लाउड आवाज़ आई, लियू फेई तुम्हारी कैसे हो सकती है? हम लियू फेई के मुंह से सुनना चाहते हैं। ये हानमैन था। वो गुस्सा हो गया था। सब शौक में रह गए। कौन इतनी हिम्मत कर रहा है वेन रेन यान को प्रवोक करने की? सभी बातें कर रहे थे। वेन यान रान ने मुड़ कर देखा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट आ गया था। उसने हाथ से एक पॉइजनस स्नेक जैसी अटैक एनर्जी रिलीज की। बूम के साथ हानमैन क्लिफ की वॉल से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी झुकने का कोई इरादा नहीं था। वेन रेन यान ने कामली कहा, अगर एक और शब्द बोला तो यही मार दूंगा। हानमैन ने खून थूकते हुए कहा, निकल जा। एक साल में टॉप आए हो तो खुद को स्ट्रांग समझते हो? जब मेरा भाई आएगा तो तुम्हारा नाम तुरंत लिस्ट से हटा देगा। वेन रियन रान ने पूछा, कौन है तुम्हारा भाई? हानमैन ने जानबूझकर कहा, लिन फेंग, लियू फेई का बॉयफ्रेंड। उसने ये जानबूझकर बोला क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन
लिन फेंग ने सबके सामने एक इलाइट डिसाइपल को मार दिया था। हान मैन को यकीन था कि लिन फेंग जल्दी से वान रेन यान को भी सप्रेस कर देगा, ऐसा सरपास कर देगा। वेन रेन यान ने इंडिफरेंट टोन में पूछा, कौन लिन फेंग? चेन जिंग ने डिस्टेंस से कहा, अभी अभी लिन की लेयर में एंटर हुआ है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तभी अचानक से एक आवाज़ गूंज उठी, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? दूर से दो फिगर नजर आए। मुझे एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट चैप्टर, मुझे देखना है क्या हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। खुश हो जा क्योंकि एक चैप्टर और मिल रहा है तुम लोगों को। भाई मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है, मुझे पता है सस्पेंस देने की वजह से क्या क्या होता है। मैं खुद देखता हूँ कई लोग सस्पेंस में छोड़ देते हैं, पर मुझे सस्पेंस में नहीं छोड़ना, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। देखो क्या होगा अब। अचानक सब दूर देखने लगे, देखना चाहते थे कि कौन आ रहा है वहाँ से। वहाँ लियू फी नजर आई, लेकिन उसके साथ जो लड़का था वो कौन था? सबसे बड़ा शौक ये था कि लियू फी उस यंग डिसाइपल के साथ अकेली थी। वो लड़का कोई और नहीं, कौन था यार? लिन फेंग था, और कौन था? काफ़ी लोगों ने उसे लाइफ एंड डेथ अरीना में देखा था, जब उसने एक इलाइट डिसाइपल को सबके सामने मार दिया था। तभी सब ने उसका चेहरा याद रख लिया था और डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में उसे ऑफेंड कोई नहीं करेगा। जो आवाज़ अभी बीच में आई थी वो भी लिन फेंग की ही थी। अब सब हानमैन के वर्ड्स याद कर रहे थे। क्या सच में लिन फेंग लियू फी का बॉयफ्रेंड है? सबकी नज़र रेन यान पर थी। वेन रेन यान का चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी ब्लू आंखों में बुरी नीयत साफ दिख रही थी। वो इस मैटर को छोड़ने वाला नहीं था। उसने हल्की सी छुट छुट मतलब वो यार हिचकिचाते के साथ पूछा, तो तुम ही नए इलाइट डिसाइपल हो लिन फेंग? लिन फेंग वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको शौक हुआ जब लिन फेंग ने उसे ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। वो बस एक सेकंड देखता है और सीधे हानमैन के पास चला जाता है, जो अभी भी इंजर्ड था। लिन फेंग ने पूछा, ठीक हो? हानमैन मुस्कुराकर बोला, छोटी सी चोट है, टेंशन मत लो। और वो भी वेन रेन यान को इग्नोर कर रहा था। लिन फेंग ने उसे डांटा, इतनी फाइट्स मत किया करो, मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ। हानमैन ने तो लियू फई को लिन फेंग की गर्लफ्रेंड तक कह दिया था, जो ऑब्वियसली लियू फई को गुस्सा दिलाता। हानमैन ने गुस्से में कहा, वो पागल है, सबको बोल रहा है लियू फई उसकी है। लियू फई ने भी गुस्से में वेन रेन यान की तरफ देखा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। लड़के का उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नया लिंक की लेयर डिसाइपल उसे इग्नोर कर रहा है। यूनहाई सेक्ट में कभी किसी ने उसे इग्नोर नहीं किया था, एल्डर्स तक ने नहीं। उसने ठंडे लेकिन डेंजरस टोन में पूछा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? हवा ठंडी सी लगने लगी। सबको लगा था अब लिन फेंग को रियलिटी दिखाई जाएगी, लेकिन लिन फेंग ने दूसरों से ही बात करते हुए कहा, उसे खुद से बात करने दो, उसका मुंह बड़ा है, और वैसे भी अगर वो कहता है कि लियू फी उसकी है तो मुझे क्या? हानमैन शॉक में था। वो लॉयल्टी में ये सब कह रहा था और लिन फेंग पब्लिकली डिनाई कर रहा था। तब वेन रेन यान ने हर शब्द को जोर देकर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग की हवा में फैलने लगे। पब्लिक के सामने इग्नोर होना उसके लिए इंसल्ट था। लिन फेंग ने आखिरकार मुड़कर देखा और कामली बोला, तुम पूछ रहे हो मैं लिन फेंग हूँ या नहीं, सही? उसने कहा, तो तुम बहरे नहीं हो? लिन फेंग ने जवाब दिया, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, इसका मतलब तुम मुझे जानते नहीं। अगर हम एक दूसरे को जानते नहीं तो मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? तुम क्या कर लोगे? जैसे ही उसने ये कहा, जबरदस्त की एटमॉस्फेयर में भर गई। सब हैरान थे। लिन फेंग सच में वेन रेन यान से टकरा रहा था। वेन रेन यान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसको हम बस यान बोलेंगे, रेन यान बोलेंगे, ठीक है? पहली बार किसी ने उसे ऐसा बोला था। तब चेन जिंग बोला, तुम सपना देख रहे हो, अगर सोचते हो वो रेन से लड़ सकते हो कि तुम लड़ सकते हो ऐसा, ठीक है? लेकिन लिन फेंग ने सीधे चेन जिंग को टारगेट किया। उसने याद दिलाया कैसे वो लिन की हाथ से हार गया था जब वो अभी लिन की में एंटर हुई थी। उसने उसे झूठा जीनियस कहा था। चेन जिंग का गुस्सा फूट पड़ा। पब्लिक ह्यूमिलिएशन उसके लिए बर्दाश्त के बाहर थी। तब लिन फेंग ने सीधे चैलेंज दे दिया, स्टॉमी जॉर्ज के लाइफ एंड डेथ अरीना में चलो, हिम्मत है? लाइफ एंड डेथ अरीना में सेक्ट की प्रोटेक्शन नहीं होती, वहाँ सच में जान जा सकती है। लिन फेंग की लगातार निकल रही थी। वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। चेन जिंग सेकंड लिन के लेयर में था, रैंकिंग में नाम आने वाला था, फिर भी उसके दिल में डाउट आ गया। क्या सिर्फ स्वॉर्ड फोर्स की वजह से लिन फेंग कॉन्फिडेंट है?
उसने यू हाउ को एक स्ट्राइक में मार दिया था। चेन विंग यार सोचने लगा, क्या उसने अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाई भी थी? अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो? उसका चेहरा अजीब हो गया। वो फिर से पब्लिक में इंसल्ट नहीं होना चाहता था। तब लिन फेंग ने उसे कल्टीवेशन का असली मतलब समझाया। उसने कहा, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर फर्म और परसिस्टेंट होता है, दूसरों पर डिपेंड करके टॉप पर नहीं पहुंचा जा सकता। उसकी की चेन विंग की तरफ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। चेन विंग की सांसें रुकने लगी। रीढ़ की हड्डियों में सिरन दौड़ गई। लिन फेंग के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने रियलाइज़ किया कि जब से वो वेन रेनयान के साथ रहने लगा है, उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। उसने अपनी पुरानी हिम्मत खो दी है। सिर्फ चेन विंग नहीं, क्राउड के दूसरे डिसाइपल भी अफेक्ट हो रहे थे। लियू फी भी महसूस कर रहे थे कि लिन फैंग के वर्ड्स डीप इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो अनकन्वेंशनल था, किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। मतलब मैं झुकूंगा ना, ऐसा था कि पुष्पराज था अपना लिन फैंग ने फिर प्रवोक किया, अगर मना करते हो तो कावर्ड साबित हो गए। कावर्ड सब चेन वियांग के दिमाग में टॉर्चर बन गया। अचानक वो जोर से चिल्लाया। सब हैरान थे। लिन फेंग ने फाइट किए बिना ही उसे कोलैप्स का करीब ला दिया था। लिन फेंग का चेहरा ठंडा हो गया और डेंजरस लग रहा था, जैसे कोई फ्यूरियस बीस्ट हो। उसने इमेजिनरी डेमन जैसे मिस्टिकल बीस्ट पावर यूज की थी, मेंटल प्रेशर डालने वाली। तब वेन रेनयान ने गुस्से में कहा, कचरा। उसने कहा, चाहे तुम चेन विंग से थोड़े स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे सामने तुम एक कीड़े हो। मैं तुम्हें कभी भी कुचल सकता हूँ। अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना यही तोड़ दूंगा। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट थे। वो लिन फेंग को झुकाना चाहता था पब्लिक के सामने। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ये लंबा राइटर खींचेगा। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ यार, तब तक के लिए बाय।